जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि इस समय वैश्विक महामारी कोरोना की जारी है। इस दौर में सभी स्कूल कॉलेज वगैरह सभी चीज़ें बंद हैं। तो इस हेतु आप अपना अभ्यास या चित्र रचना करते रहें। इस हेतु बीए पार्ट फर्स्ट जो कि सभी यूनिवर्सिटियों में ये पेपर चलता है, उसके लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। पेपर का नाम है स्टिल लाइफ स्टडी, जिसको कि वस्तु समूह चित्रण या निर्जीव वस्तुओं का चित्रण भी हम कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के चित्रण में कुछ इस तरह की चीजें हमें ध्यान रखनी है जो हमें बनाने में सावधानी भी बरतनी है और इनका लगातार अभ्यास हमें करते रहना है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वस्तु चित्रण या स्टिल लाइफ स्टडी में दो बातों का सबसे पहले ध्यान रखना है। नंबर एक, पर्सपेक्टिव के अनुसार वस्तुओं का अंकन या चित्रण करना। दूसरा, रंगांकन के अनुसार अंधेरे एवं प्रकाश का अध्ययन करना। अंधेरे एवं प्रकाश का अध्ययन करने से ही हम वस्तु चित्रण में यथार्थता पैदा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक नापने की विधि बताने जा रहा हूं, जिसको ध्यान से देखना है। हमारे सामने वस्तु चित्रण समूह, शुरू करो। सामने रखे वस्तु समूह चित्रण को आप गौर से देखिए, जिसमें एक पोर्ट्स है, गिलास है और एक कप है। इन तीनों को मिलाकर ये वस्तु समूह चित्रण है। इसमें सबसे पहले हमें पर्सपेक्टिव के सिद्धांत के अनुसार यथार्थ आकार रचना करनी है। दूसरा, वस्तु के रंग आदि में परिवर्तन उत्पन्न करने वाले अंधेरे व प्रकाश को यथार्थ रूप में अंकित करना है। पहला, आकार रचना। सबसे पहले आकार रचना किस प्रकार की जाती है, उस हेतु आकार रचना के लिए वस्तुओं के ठीक अनुपात को ज्ञात करना आवश्यक होता है। यद्यपि छोटी छोटी वस्तुएं केवल देखकर बिना नाप तोल के बनाई जा सकती हैं, परंतु एक बड़े समूह को खींचने के लिए नाप लेना चाहिए। नाप लेने की एक पेंसिल विधि को हम अपनाते हैं, जिसमें एक हाथ में पेंसिल एक निश्चित दूरी पर पकड़नी चाहिए। यह नाप पेंसिल को समानांतर धरातलीय और लांबिक करके उसको वस्तु के सामने रखकर इस प्रकार रखकर कि एक आंख से देखने पर वस्तु पेंसिल की लंबाई के अंदर प्रतीत हो प्राप्त किया जा सकता है। अनुपात ज्ञात करते समय हमें देखना चाहिए कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी छोटी या बड़ी है ना। एक धरातल का दूसरे धरातल से क्या अनुपात है, एक वस्तु के विभिन्न भागों में क्या अनुपात है। आकार रचना में दृश्य के नियमों का समुचित ध्यान रखना चाहिए। वस्तु चित्रण में जब तक उनका प्रयोग नहीं होगा तब तक उसको सही नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में दृश्य के निम्नलिखित नियम ध्यान में रखे जाने चाहिए। सबसे पहला है, रेखाएं या धरातल जो दर्शक की आंखों के समानांतर होते हैं वैसे ही खींचे जाते हैं। जैसे कोर्ट्स की जो दोनों साइड की रेखाएं, हम आपको एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि किस तरह से लाइनों की गति, दिशा और ये देखी जाती है। आधार रेखा खींचनी है जो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जिसको हम नाम दे सकते हैं ए और बी। उसके पश्चात एक बिल्कुल लंबवत खड़ी रेखा हम खींचेंगे, जिसको हम सी और डी नाम दे सकते हैं। लंबवत जो खड़ी हुई रेखा हमने खींची है वो बिल्कुल सीधी, लंब की तरह बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन या झुकाव होगा तो आपकी जो भी वस्तु आप बना रहे हो वो वस्तु टेढ़ी दिखाई देगी। इसलिए लंबवत रेखा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सभी वस्तुओं को हम लंबवत रेखा के माध्यम से बना सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो वस्तु है उसका हम अंकन बिल्कुल सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक पोर्ट्स है, पोर्ट्स में जो जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, जैसे ये कट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पोर्ट्स की सबसे बड़ी लंबाई है, चौड़ाई है, वो हम इस रेखा के माध्यम से, इन रेखाओं को पोर्ट्स की बनावट के अनुसार बिल्कुल सीधी करके हम बना सकते हैं। जैसे कि ये इसका द्विआयामी चित्रण है।
इसको जैसा यथार्थ चित्रण करने के लिए हमें वापस जितनी गोलाई है उस गोलाई के अनुसार इसमें हम परिवर्तन करेंगे। सीधी रेखाओं को गोलाई में परिवर्तित करेंगे। यहाँ इसकी सबसे ज्यादा लंबाई है तो इसको इस प्रकार से घुमाएंगे। ये आपका पोर्ट्स इस तरह से बन गया। हाँ, अब वस्तु चित्रण में सबसे पहले हमने किस तरह से पोर्ट्स बनाया ये देखा। अब हमें अन्य वस्तुओं के अंकन के लिए ये देखना है कि पोर्ट्स की आकृति के साथ ही गिलास की आकृति पोर्ट्स के किस हिस्से तक पहुंच रही है, और तीसरा जो कप है वो कप पोर्ट्स के किस हिस्से तक पहुंच रहा है। तो अब हम ये सबसे पहले ऑब्जर्व हिस्से तक गिलास की आकृति यहाँ तक पहुंच रही है। तो सबसे पहले वही अपनी आधार लाइन ए और बी पर एक लंबवत रेखा डालेंगे। इस लंबवत रेखा के अनुसार ही हम गिलास की आकृति का अंकन करेंगे। तो लगभग इस हिस्से तक ये गिलास की। दूसरा कप किस हिस्से तक आ रहा है, कप भी हमें इसी प्रकार से लंबवत रेखा डालकर बेस लाइन है, कप की बेस लाइन आगे आ जाएगी। इसी प्रकार से गिलास की बेस लाइन है वो आगे आ जाएगी, और सबसे पीछे की जो लाइन बेस लाइन है वो पोर्ट्स की बेस लाइन होगी। इस प्रकार से हम इनका आकार रचना कर सकते हैं। रचना के पश्चात जब अनावश्यक जो लाइनें हैं या अनावश्यक जो रेखांकन किया है उसको मिटा देंगे, और जो वस्तु के आकार में सहायक रेखाएं उनको हमें रहना देना है। और रंगांकन करने से पहले सभी लाइनों को हम बिल्कुल हल्का कर लेंगे। जब भी आप कोट्राइज शीट या पुनः हेलमेट शीट पर काम करते हैं तो बिल्कुल लाइनों को बिल्कुल हम हल्का कर लेंगे। अब सबसे पहले रंग या छाया प्रकाश का अध्ययन करने के लिए, वस्तुओं में यथार्थता लाने के लिए हमें छाया प्रकाश का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। छाया प्रकाश के अध्ययन से ही हम वस्तु में द्विआयामी चित्रफलक पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। सबसे पहले अंधेरा और छाया प्रकाश लाने के लिए ये देखना है कि प्रकाश किस साइड से आ रहा है। तो यहाँ स्थिति प्रकाश की ये है कि प्रकाश दाईं तरफ से वस्तुओं पर पड़ रहा है और बाईं तरफ वस्तुओं के छाया की स्थिति है। अंधेरा प्रकाश के अध्ययन के लिए एक प्रकाश कई प्रकाशों की अपेक्षा अधिक सुविधापूर्ण होता है, क्योंकि उसमें अंधेरा प्रकाश और छाया की अपेक्षाकृत नहीं होती। किसी भी वस्तु समूह के अंधेरा प्रकाश अंकित करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का निरीक्षण करना हमें आवश्यक है, या निम्न बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। नंबर 1, किस ओर से किस कोण पर प्रकाश पड़ रहा है। नंबर 2, कौन सी दूसरी वस्तुएं अमुक वस्तु पर प्रकाश डाल रही हैं। नंबर 3, क्या वे वस्तु भी स्वयं अपनी चारों ओर प्रकाश फैला रही है। नंबर 4, वस्तु का स्थानीय रंग क्या है, उसमें हल्कापन है या गहरापन। अंधेरा प्रकाश तथा छाया दिखाने में ये ध्यान रखना आवश्यक है कि अंधेरे की गहराई प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है और छाया की गहराई अंधेरे की गहराई से सदैव तीव्र होती है। खड़े धरातलों में अंधेरे की रेखाओं का प्रभाव लांबिक और पड़े धरातलों का क्षितिजाकार और तिरछे धरातलों में तिरछा उनकी सीमा रेखा के समानांतर होना चाहिए। प्रकाश की किरणों के कम या अधिक तिरछी होने के साथ साथ वस्तु की छाया छोटी और बड़ी भी होती है। असमतल धरातलों में अंधेरे की रेखाओं का प्रभाव असमय होता है और एक दूसरे को काटती हुई तिरछी रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। वस्तु की छाया क्षितिजीय, लंबवत, झुके हुए और गोलाकार तलों पर अलग अलग प्रकार से पड़ती है। जब किसी वस्तु की छाया काटती हुई कई विभिन्न तलों पर, उदाहरण के लिए एक क्षितिजीय, दूसरे लंबवत, तीसरे झुके हुए पड़ती है, उस दशा में छाया बराबर एक तल से दूसरे तल पर होकर जाती है और तलों की दिशा में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तित होते हैं। सामने दिया हुआ सामने जो मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं उसकी जब भी हम रंगांकन करेंगे तो रंगों की स्थिति उसमें सबसे पहले
हल्के रंगों से शुरुआत करेंगे और तत्पश्चात गहरे रंगों का अंकन करेंगे। वस्तु में कितनी तांश हैं उन तांशों को हम ऑब्जर्व करेंगे और उन तांशों को कलर करते समय ध्यान में या वस्तुओं में लाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से सभी वस्तुओं समूह एक संपूर्ण चित्र उपस्थित करेंगे और उस चित्र को हम अंतिम रूप से परिपूर्ण कर ये देख सकते हैं। उसके बैकग्राउंड में किस प्रकार का पर्दा है वो देख सकते हैं। उसके अग्रभूमि में कौन सी भूमि दिखाई दे रही है उसका भी अंकन हमें जरूरी है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम अपना अध्ययन इस वीडियो के जरिए लगातार कर सकते हैं। बच्चे अपने सम्मुख किन्हीं वस्तुओं को रखकर इस प्रकार से घर बैठकर अपना अध्ययन सुचारू रूप से कर सकते हैं। अभी जो हमने चित्र की रचना की है लाइट और शेड का प्रभाव लिए हुए पेंसिल से किया हुआ है। इसी प्रकार पेंसिल के अभ्यास के साथ ही हम रंगों का अभ्यास कर सकते हैं और लगातार अभ्यास से ही परिपक्वता संभव है। अतः सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो घर बैठकर अपना क्लास इसके अनुरूप ले सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं।